Welcome to Standard 9 Science class. Today we are going to discuss about rain. Let us go back and now to the question of how clouds are formed and bring us rain. और इसे हमें एक एक्टिविटी से करना है. हमें एक एम्प्टी बॉटल लेना है जिसके अंदर 5 to 10 ml जितना वाटर फिलअप कर देना है और उसको क्लोज कर देना है, टाइटली क्लोज करना है जिससे कि पानी बाहर ना आ सके. बाद में सेक इट वेल और लीव इट आउट ऑफ इन द सन फॉर 10 मिनट्स. एंड इससे क्या होगा, दिस कोजेज द एयर इन द बॉटल टू बी सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर. जनरली आप 5 to 10 ml जितना वाटर लिया है और उसको फिर सेक करके सनलाइट में रख रहे हो, तो क्या होगा, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फॉर्म हो जाएंगे. बाद में आपको एक लाइट एंड इंसेंस स्टिक लेना है. देन ओपन द कैप ऑफ द बॉटल एंड अलाउ सम स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक टू एंटर द बॉटल. यानी कि आपको एक अगरबत्ती जलाना है और उसका जो धुआं निकलता है उसको ये बॉटल में फिलअप कर देना है, यही बॉटल में. फिर उसे जल्दी से बंद कर देना है ताकि धुआं बाहर ना आ सके. Then press the bottle hard between your hands and crush it as much as possible and wait for a few seconds and release the bottle. Again press the bottle as hard as you can. फिर आपको प्रेस करना है, जितना प्रेस हो सके उतना, फिर रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना है और फिर से रिलीज करना है. तो जब आप प्रेस कर रहे हो ना, तो हमने जो पहले तो 5 to 10 ml वाटर फिलअप किया है, फिर सनलाइट में रखा उसको सेक करके अच्छे से. बाद में हमने उसके अंदर अगरबत्ती जलाई और उसमें धुआं फिलअप किया है और फिर प्रेस करते हैं, तो तब क्या होता है कि फॉग जैसा फॉर्म होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि when did you observe that the air inside seemed to be become foggy? कब आपको ऐसा foggy जैसा दिखने का स्टार्ट होगा? तो जब हम पहली बार प्रेस एंड क्रश कर रहे तब फॉगी जैसा फॉर्म होगा. और जब हम प्रेस कर दिया, बाद में जब हम सेकेंड टाइम उसको प्रेस कर रहे, पहले प्रेस किया फिर रिलीज किया फिर से प्रेस करेंगे तो फॉग जो है वो डिसअपियर हो जाता है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन इज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर. प्रेशर जो है वो कब सबसे ज्यादा हाई होगा? तो जब हम प्रेस कर रहे हैं बॉटल को और क्रश कर रहे हैं, तो तब बॉटल के अंदर जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा. नेक्स्ट है, इज द फॉग ऑब्जर्व व्हेन द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हाई और व्हेन इट इज लो. कब ऑब्जर्व होगा? तो जब प्रेशर सबसे लो होगा तब ये फॉग ऑब्जर्व होता है. आगे देखते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर स्मोक पार्टिकल इनसाइड द बॉटल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो ये जो मतलब कि आपको ऐसा पूछ रहे हैं कि स्मोक पार्टिकल्स का जो जरूरत क्या है ये एक्सपेरिमेंट में. तो स्मोक पार्टिकल्स से क्या होगा? स्मोक पार्टिकल्स हेल्प द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने में बहुत मदद करेंगे. आगे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट माइट हैपन इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट विदाउट स्मोक from the incense stick, and now try it and check if the prediction was correct. What might be happening in the above experiment in the absence of smoke particle? कि अगर हम ये इंसेंस स्टिक का जो स्मोक है उसके बिना एक्सपेरिमेंट करें तो चलेगा? तो इससे जो है वो फॉग फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि स्मोक पार्टिकल्स फॉग फॉर्म नहीं होगा, मतलब कि स्मोक पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो फॉग फॉर्म होगा ही नहीं इससे. और इससे क्या हो जाएगा, वाटर वेपर जो होंगे, जो सनलाइट में रखने की वजह से फॉर्म हुए थे, वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएंगे. फॉग फॉर्म नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा. तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको यही समझाना चाहता है कि जब बहुत सारी वाटर वेपर जो है वो एयर के थ्रू हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब जाती है तब क्या फॉर्म होता है. और अभी जो है वो हमें रेन कैसे होता है वो प्रोसेस को समझना है. तो जनरली क्या होता है कि वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशन, पॉन्ड एज वेल एज सी ऑल आर heated during the day and large amount of water vapor. वाटर्स जो होंगे वो सारा जो है वो ये इसमें से
सन की हीट की मदद से जो वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट करेगा और इससे कई सारा वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और धीरे धीरे एयर के अंदर चला जाता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वाटर बॉडीज हीट होने की वजह से ही ये वाटर जो है वो एयर के थ्रू जाता है, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू भी कई सारा वाटर जो है वो एयर के अंदर जाता है और सनलाइट गिरने की वजह से ये वाटर जो है वो इवोपरेट होता है एंड वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में एयर इज ऑल्सो गेट हीटेड, उसके साथ में एयर जो होगी वो भी हीट होती रहेगी एंड दिस हॉट एयर राइजेस अप एंड कैरिंग विद द वाटर वेपर विथ इट। और ये जो एयर गर्म होती है, एयर हीट होती रहती है, ये एयर यही वाटर वेपर को अपने साथ में ऊपर ले जाएगी एंड एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड्स एंड कूल्स। जैसे ही ये एयर राइज होती है वो धीरे धीरे एक्सपांड होती है एंड कूल होने लगती है एंड दिस कूलिंग causes water vapor in the air to condense and form teeny droplets। यानी कि ये जो वाटर वेपर एयर के साथ राइज हुए हैं, उस वो वाटर वेपर धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाटर बॉडीज एज वेल एज प्लांट में से जो वाटर इवोपरेट हुआ है वो धीरे धीरे यहाँ पे वाटर टीनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो वाटर इवोपरेट होके वाटर वेपर बना है और यहाँ पे जो टीनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसके साथ में ये जो एयर जब राइज होती है और यहाँ पे फॉर्म होता है, तब उसके साथ में डस्ट भी होता है एज वेल एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी इसके साथ में आ जाता है, जो टीनी ड्रॉपलेट्स बनने में मदद करते हैं। तो डस्ट एज वेल एज जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो भी एयर के साथ राइज होके यहाँ पे फॉर्म होते हैं और ये टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर होते हैं। एंड वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं तो दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये धीरे धीरे जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बड़े होते जाएंगे एंड व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब ये ड्रॉप्स बिग एंड हैवी हो जाएंगे तो रेन के थ्रू फॉल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से बारिश होती है कि पानी जो पूरा इवोपरेट होके आता है एयर के साथ एज वेल एज जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एज वेल एज डस्ट के साथ, तो यहाँ पे टीनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये ड्रॉपलेट्स जब बड़े हो जाते हैं तब जाके जो है वो रेन फॉर्म होता है। और कई बार क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तब जो ये टीनी ड्रॉपलेट्स है वो स्नो, स्लीट या हेल के फॉर्म में गिरते हैं, यानी कि बर्फ गिरते हैं। और कई बार जो है वो पवन की लहरें बहुत है तो वो मतलब कि तब हेल के फॉर्म में ये जो रेन है वो गिरता है। तो जनरली हमारे यहाँ क्या है कि रेनफॉल जो पैटर्न है वो विंड के पैटर्न्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है। और हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून है वो उसके थ्रू जो है वो रेन आता है। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसके थ्रू हमारे यहाँ रेन आता है। And we have also heard weather reports that say depressions in the Bay of Bengal have caused the rains in some areas। यानी कि न्यूज पे भी इस तरह का न्यूज कई बार सुना होगा। यहाँ पे आप लोग को सैटेलाइट पिक्चर्स दिया है जो क्लाउड्स ओवर द इंडिया का दिखा रहा है कि जो इंडिया के ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो इस तरह से सैटेलाइट्स के थ्रू दिखते हैं। तो आगे एक्टिविटी 14.4 दिया है जिसमें आप लोग को न्यूज़पेपर या तो फिर वेदर रिपोर्ट्स जो टेलीविजन पे दिखाते रहते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एंड हमारे कंट्री में रेनफॉल जो होता है वो किस तरह का होता है, आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप जिस सिटी या टाउन या विलेज में रह रहे हो उसमें कब सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, आपके स्टेट में या तो फिर ऑल यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन से मंथ में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है और हर टाइम पे ये थंडर और लाइटनिंग होता है।
और हर टाइम पे अगर नहीं होता है तो कौन से सीजन में सबसे ज्यादा थंडर एंड लाइटनिंग होता है वो आपको इसके थ्रू ढूंढना है। और एक्टिविटी 14.5 में ये कहना चाहते हैं कि आप मॉनसून एंड साइक्लोन के बारे में लाइब्रेरी में से और भी कई जानकारी ढूंढ सकते हो और ये जानने की ट्राई करो कि आपके कंट्री के अंदर या तो फिर दूसरी कंट्री एनी अदर कंट्री के अंदर रेनफॉल पैटर्न किस तरह का है और क्या मॉनसून ही रेन लाने के लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में ढूंढना है। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि रेन के ऊपर शॉर्ट नोट जो मैं आप लोग को फोटो भेज रही हूँ वो नोटबुक में नोट डाउन करना है एज वेल एज फिगर भी ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।